सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रियल नंबर के सेकंड लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको देखने वाले हैं, साथ ही साथ लेक्चर फर्स्ट को रिकैपिचुलेट भी विद इन 1 मिनट करने वाले हैं। तो 1 मिनट में समझते हैं कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में इस चैप्टर के हमने किन किन टॉपिक्स को पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉन्सेप्ट को, इंट्रोडक्शन को और जितने भी डेफिनेशन थी उनको। तो एक बार 1 मिनट के अंदर समझते हैं उन सभी डेफिनेशंस को जो हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स, यानी कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी ये 3 डेफिनेशन। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसके बाद द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, द नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ये हमने पढ़ा था, ये डेफिनेशन हमने समझा था। इसके बाद द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर, वह संख्या जिसके पास कितने फैक्टर्स हो? 2। कौन कौन से? 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद इसका कंट्राडिक्ट, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी कि 4 6 8 9 10 12 ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर। यानी कि हमने पढ़ा कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं, जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया तो होल नंबर। पॉजिटिव नेगेटिव विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। 2 से कट गया इवन नंबर, 2 से नहीं कटा ऑड नंबर। इसके बाद सिर्फ 2 फैक्टर हुए तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए 2 3 5 7 हमने ये समझा था। इसके बाद मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए तो उसको हम लोग बोलते थे कंपोजिट नंबर। इसके बाद जो बचा वो बचा रेशनल नंबर। क्या बचा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो कोई संख्या को अगर हम P अपन Q के फॉर्म में लिख दें, वेयर Q इज नॉट इक्वल 0 एंड P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ आर प्राइम नंबर, both are integers, sorry, the number which are in the form of P upon Q, the number which are in the form of P upon Q where Q is not equal 0 and P and Q both are integer, that number are called, that numbers are called रेशनल नंबर। क्या कहलाती है वो? रेशनल। इसके बाद द नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इररेशनल। वह संख्या जो रेशनल नहीं होती है वो क्या कहलाती है? इररेशनल। इसका मतलब जितने भी रूट में प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोलते हैं। जो संख्या को हम इंटीजर्स के रेशियो के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इररेशनल। यानी कि ये हो गई हमारी लगभग 9 से 10 परिभाषाएं। लास्ट बची जो है वो बची है कोप्राइम्स। क्या बची है? कोप्राइम। तो अगर किसी भी 2 संख्याओं के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं? कोप्राइम। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या पढ़ा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। यानी कि 4 अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, ये एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसका मतलब क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कह रहे हैं क्योंकि 4 के पास मोर देन 2 फैक्टर्स है। कैसे? 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 जो है 2 से भी कटेगा और 4 जो है खुद से भी कटेगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स होने की कंडीशंस में हम कह सकते हैं 4 इज अ कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि 2 गुणे 2, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 और 2 दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यही थ्योरम कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इन सभी क्वेश्चन को एलसीएम, एचसीएफ ये तमाम चीज़ें हमने हल करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहुँच चुके थे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि चेक वेदर
6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। चेक करिए कि क्या 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे कोई संख्या हमने अगर लिख लिया, कोई संख्या है, मान लीजिए हम लिख दिया 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 हमने लिख दिया। ये क्या है? 3 क्या है? कोई एक नेचुरल नंबर है। 3 क्या है? कोई एक नेचुरल नंबर। 3 क्या है? कोई एक नेचुरल नंबर है। 4 क्या है? कोई एक संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए। आपका जो है कह रहा है कि इसका अगर आंसर आपको लिखना हो तो लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि आंसर आएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी लास्ट में जो डिजिट आई, लास्ट में जो डिजिट आई, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो लास्ट में जो डिजिट आई वो आई 4। क्या आई? 4। यानी कि हम एक कंक्लूड पे आए कि इस पे इतनी कुछ भी पावर करें या कुछ भी करें तो कुछ एक आंसर आएगा। उस आंसर का जो लास्ट डिजिट है इसी को तो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, इसी को तो हम कंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि जब हम कोई भी पावर कर रहे हैं, 4 की पावर कुछ कर रहे हैं तो कोई संख्या आ रही, किसी भी संख्या कुछ पावर कर कोई संख्या आ रही, कोई आ रही, कोई आ रही। उसी तरीके से 6 पावर n को अगर हम कंक्लूड करें, 6 पावर n को हम लोग अगर कंक्लूड करें तो क्या इसका कभी डिजिट 0 से एंड हो सकता है? यानी जैसे हम मान लें 6 की पावर 1 रख दें। 1 क्या है? नेचुरल नंबर, क्योंकि बोला गया है। n क्या है? कोई एक नेचुरल नंबर। n 6 पावर 1 रखेंगे। 6 की पावर 2 रखेंगे तो 6 इंटू 6 हो गया, यानी आ गया 36। 6 की पावर 3 रख देंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 216 आ गया। यानी हर कंडीशन में लगभग क्या देखने को मिल रहा है? 6। क्या देखने को मिल रहा है? 6 देखने को मिल रहा है। लेकिन हम क्या बोल रहा है, क्या कभी 0 से ख़त्म हो सकता है? तो 0 से किसी भी संख्या का एंड होने के लिए एक बड़ी और सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि जो कोई भी संख्या अगर 0 से एंड होती है तो वो 10 से क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10 से डिविजिबल होनी चाहिए। और अगर कोई संख्या 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 और 5 हर हाल में देखने को मिल जाएगा। यानी किसी संख्या का अंतिम अंक जो है, जिसको यूनिट या वंस प्लेस बोलते हैं, वो 0 अगर है तो वो पक्का 10 से डिविजिबल होगा। और अगर वो 10 से डिविजिबल है तो उसको अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो उसमें 2 और 5 दोनों देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 40 लेते हैं, क्या लेते हैं? 40 लेते हैं, और 40 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं क्योंकि लास्ट में इसकी क्या है? 0 है। तो 2 10 जा 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। फिर हमने इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसके क्या है? 0। आप कोई और संख्या एज्यूम करिए 30, तो 2 15 3 5 5 1 जा एंड 2 इंटू 3 इंटू 5। यानी जब हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 और 5 हर हाल में हमको देखने को मिल रहा है। यानी हम इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि किसी संख्या का अगर एंड डिजिट जो है, एंडिंग डिजिट जो है, अगर 0 से हो रहा है तो उसमें 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स हमें देखने को हर हाल में मिल जाएंगे। तो आइए बस उसी आधार पे इसको हम लोग चेक करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। यानी कि अगर बात करें इसका, अगर इसकी बात करें कि एंडिंग डिजिट जो है, इसकी एंडिंग डिजिट जो है 6 पावर n की बात करें तो 6 पावर n को अगर हम चेक करें, 6 पावर n को अगर चेक करें हम, तो 6 पावर n को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, क्या करें? प्राइम फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज, तो क्या आ सकता है? 6 पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या आ सकता है? तो सबसे बड़ी बात है 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, और इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 और, यानी ये जो 6 पावर n है वो हमें दिख रहा है 2 के रूप में और 3 के रूप में, 2 और 3 दोनों के रूप में हमें दिख रहा है। लेकिन ये कहीं से भी इसमें जो है 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में
5 आने की कोई प्रोबेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी इसका जब भी 6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 आएगा और 3 आएगा, जबकि हम जानते हैं कि 0 से एंड होने के लिए, 0 से एंड होने के लिए हर हाल में 2 और 5 होने चाहिए। बट हियर यहाँ पे सिर्फ 2 दिख रहा है और 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो किसी भी हाल में 6 पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे हियर इज 6 पावर n को लिख सकते हैं कि 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर n, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। बट वी नो दैट a number that can end with 0, that can end with the digit 0 when it has 2 and 5 as a prime factors, but 6 power n have not any possibility of 5 as a प्राइम फैक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5 उसका प्राइम फैक्टर हो। सो 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका तरीका हो गया कि अगर आपको बताना, जैसे इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 4 पावर n 12 की पावर n, तो आपको अगर बताना है क्या ये कभी डिजिट जो है एंड होगा 0 से, तो आप 4 को तुरंत चेक करेंगे। 4 की पावर n को आप लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 और 2 तो दिख रहा है, लेकिन 5 हमें एज ए प्राइम फैक्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या अगर 0 से एंड हो रही है तो उसमें 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर में देखने को मिलने चाहिए ही चाहिए। और अगर सिर्फ कोई एक सिर्फ 5 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, या 2 दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है, तो ये हर हाल में कभी भी वो 0 से एंड नहीं होगा। तो उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि 6 पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें कि लिखा गया है एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है, और वी नो दैट हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी कंपोजिट नंबर होने के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है वो ये होनी चाहिए कि उसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो देन वी कॉल इट इज ए कंपोजिट नंबर। अगर नहीं हुए तो प्राइम नंबर। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में जो है 13 और 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 हमने क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, यानी आ गया 13 इंटू 11 7 जा 77 और प्लस 1 आ गया आपका 13 इंटू 77 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है 78। अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा इसको कि अगर 13 इंटू 17 लिखा हुआ है, अगर 13 इंटू 17 लिखा हुआ है, 13 इंटू 17 लिखा हुआ है, तो ये जो संख्या प्रोडक्ट के रूप में यानी इक्वल में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हर हाल में 13 से डिविजिबल होगा और 78 से भी डिविजिबल होगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, 13 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, 78 से भी डिविजिबल होगा, और दूसरी बात कि 1 से तो पूरी दुनिया डिविजिबल होती है। यानी इसके कम से कम, अभी इसके अलावा इससे ज़्यादा तो होंगे, ये तो हमने मिनिमम बताया, इतने तो हर हाल में दिख रहे हैं हमको, बाकी इसके अलावा भी होंगे। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पे इसको 3 फैक्टर तत्काल हमें देखने को मिल गए। कौन कौन से? ये
और अगर 3 फैक्टर यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हमें देखने को मिल गए तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या दी हुई थी ये एक क्या है, कंपोजिट नंबर। और सेम ऐसे ही आप इसको भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बाकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लगभग 30 to 40 क्वेश्चन हम अदर बुक से, साइड बुक से हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। फिलहाल ये एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से जितने क्वेश्चन हैं उसको हम बता रहे हैं और आज ये आपकी कंप्लीट होगा लेक्चर नंबर लास्ट, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ साइड बुक से, चाहे आर डी शर्मा हो चाहे आर एस अग्रवाल हो, इन सभी बुक से भी लगभग 30 to 40 क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया है तो अब बारी है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लगाने की। तो हम अगले सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही आइएगा। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर, अगला क्वेश्चन हमारा है कि देयर इज अ सर्कुलर, एक सर्कुलर फील्ड है, एक कोई वृत्ताकार मैदान है, एक कोई वृत्ताकार मैदान है कह रहा है, एक कोई सर्कुलर फील्ड है जिसके चारों तरफ स्पोर्ट फील्ड है भाई, ठीक है। सोनिया जो है, सोनिया एक लड़की है, सोनिया जो है उसका एक राउंड मारने में 18 मिनट लेती है, 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का एक चक्कर मारने में टोटल 18 मिनट, यानी सोनिया अगर मान लीजिए यहाँ शुरू करती है और पूरा एक चक्कर मारती है तो उसको लगते हैं कितने मिनट, 18 मिनट। किसको, सोनिया को, ठीक है। इसके बाद रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि सेम डिस्टेंस को रवि कवर करने में 12 मिनट लेता है। कितना मिनट लेता है, 12 मिनट। वो भी कौन, रवि, ठीक है। So suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? इस कहा है कि अगर वो सपोज करिए कि वो एक ही समय से एक ही बिंदु से सेम ही डायरेक्शन, यानी एक बिंदु, एक स्थान और एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं, एक साथ जो है चलना शुरू कर देते हैं, तो बताइए हाउ मच टाइम दे मीट टुगेदर, फिर से वो कब एक साथ मिलेंगे, कब वो फिर एक साथ कभी मिलेंगे। यानी यहाँ से चल रही है ये लड़की सोनिया तो 18 मिनट में एक चक्कर मार रही है, जबकि जो है जब तक ये रवि इधर ही कहीं रहती है तब तक जो है रवि एक चक्कर अपना मार लेता है, क्योंकि वो 12 मिनट में मारता है। इसके बाद फिर एक चक्कर मारेगी तो दूसरा चक्कर मारने में इसको 18 + 18 यानी लग जाएंगे 36 मिनट। 36 मिनट में सिर्फ मारेगी कितना चक्कर, 2 चक्कर। लेकिन रवि को देखो 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 24 मिनट में दूसरा चक्कर, फिर 36 मिनट में 3 चक्कर, यानी जब तक ये 2 चक्कर मारेगी रवि 3 चक्कर मार लेगा। यानी 36 एक ऐसा मिनट होगा जिसपे दोनों मिल जाएंगे एक साथ, दोनों फिर से एक साथ मिल जाएंगे। ये तो डायरेक्टली आंसर देख के हम लोग बताएं, लेकिन इसको हमें लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, इसको हमें सोचना है। अब आप सोचिए, क्या जो दोबारा मिलने के लिए क्या 12 और 18 इससे कम मिनट में क्या मिल सकते हैं क्या दोनों, इसको आपको सोचना है। क्या 12 और 18 मिनट से भी कम समय में दोनों मिल सकते हैं? जब भी इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो इन दोनों से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। इन दोनों से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। हर हाल में इसका जो आंसर आएगा इससे जो है बड़ा ही आएगा, इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 18 मिनट में वो एक चक्कर मारती है, 12 मिनट में वो, तो पहले बार में तो पक्का नहीं मिलना है। अगला चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट उसका हो जाएगा, अगला चक्कर वो लगाए 24 मिनट उसका होगा। यानी कि वो दूसरा चक्कर 24 में मारा, दूसरा चक्कर 40 नहीं मार पा रही है। यानी कि जो आंसर आएगा वो हर हाल में 12 और 18 से बड़ा आएगा। और जब बड़ा आएगा तो हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि एलसीएम निकालेंगे कि सीएफ, तो हर हाल में निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। यानी ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको सोचना है कि कम समय कि ज़्यादा समय, यानी जो आंसर है वो इन दोनों से किससे, इससे और इससे बड़ा आएगा छोटा है। अगर बड़ा आना होगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। छोटा होगा तो एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 6 = 12, 2 9 = 18, 2 3 = 6 और 9। इसके बाद आपका 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3 1 = यानी आ गया 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36। यानी 36 मिनट के बाद
एक ऐसा समय आएगा जब वो दोनों फिर से एक साथ एक पॉइंट पर मिल जाएंगी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं, लेकिन अगले वाले सेशन में थोड़ा सा हम लोग और डीप डाइव करते हुए और भी जटिल जटिल प्रश्नों को देखेंगे जो साइड बुक्स में आए हुए हैं। सीधे आते हैं कम टू द पॉइंट कि जो अगला एक्सरसाइज के लिए जो हमारी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक नज़र उस पर डालते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे अगले एक्सरसाइज की। अगले सेशन मतलब कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, एक महत्वपूर्ण थ्योरम, और वो थ्योरम ये है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी आल्सो डिवाइड्स ए। यानी अगर कोई पी प्राइम नंबर है और ए कोई इंटीजर है, अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही पी ए को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यही थ्योरम है और इस थ्योरम का यूज हम करते हैं अगली एक्सरसाइज में। जैसे अगर 2 जो है 8 स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो जो 2 है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा। यही इस थ्योरम का मतलब है और सीधे इसका मतलब हमें समझ में आएगा अगले एक्सरसाइज में। और उस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, और कुल मिला जुला के 3 ही प्रश्न इस पूरे एक्सरसाइज में है, अप्रॉक्सीमेट पहला, दूसरा और तीसरा। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है और सबके प्रोसेस लगभग सेम है। थोड़े से साइड बुक में क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे, तब उसको हम लोग समझेंगे। पहला प्रश्न आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल। रूट 5 इज अ इर्रेशनल। हम इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कैसे प्रूव करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हमको प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर, क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। और ये अगर एक इर्रेशनल नंबर है तो हम सीधे तो डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम मान लेंगे। हम क्या करेंगे? मान लेंगे। और मानेंगे क्या? कि ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे और फाइनली जब वो किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तब हम कहेंगे वी एज्यूम अ रॉन्ग एजम्पशन। हमने एक गलत एजम्पशन को एज्यूम कर लिया हुआ है, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये रेशनल नहीं है। और जब ये रेशनल नहीं है तो ये है क्या? इर्रेशनल। क्या है? इर्रेशनल। यानी कि हम मानेंगे लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। तो अगर कोई संख्या रेशनल होती है तो हमको पता है कि वो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। देन रूट 5 कैन बी रिटन एज a अपॉन b, वेयर A and B both are co-prime. अच्छा, co-primes क्या होता है? हमको पता है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है। अब हमने जब इतना कर लिया तो उसके बाद तुरंत क्या करेंगे? इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं देन रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। रूट 5 का अगर स्क्वायर हम करते हैं, रूट 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और आंसर आ गया इधर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एक प्रश्न मन में आ रहा होगा आपके कि रूट 5 का स्क्वायर करने के बाद रूट कैसे हट जाता है, यानी इसका आंसर 5 कैसे आ जाता है? तो वो कुछ इस प्रकार से आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। 1/2 पावर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 और उसके ऊपर ऑलरेडी 2 पावर है। और पावर के ऊपर पावर होती है तो a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ये हमको पता है अच्छे से। यानी जब किसी संख्या के ऊपर कोई पावर हो, उसके ऊपर फिर पावर हो, तो पावर्स का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। यानी इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 आपका डिवाइड हो गया 5 की पावर 1, यानी कि आंसर क्या आ गया? 5। तो कुछ इस तरीके से रूट 5 की पावर 2 की वैल्यू क्या आती है? 5 आती है। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट में अगर बात करें तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। इसके बाद क्या हमको मिला कि ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको? ट्रांसपोजिंग। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये जो ही आया हमारा, आधा काम हमारा यहीं से आपका संपन्न होना शुरू हो जाएगा।
क्या क्या हो गया, 5b² इज इक्वल टू a²। इसका मतलब है क्या, 5b² इज इक्वल टू a² का मतलब क्या है, मतलब ये है कि a² इज डिविजिबल बाई a² इज डिविजिबल बाई 5, देन a is also divisible by 5। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम 1.2 जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, थ्योरम 1.2, उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई एक प्राइम नंबर है, p कोई एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो p अगर a² को डिवाइड करता है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2। ये हमने जाना और ये हमको पता भी था। तो a² इज डिविजिबल बाई 5, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अच्छा, कैसे पता चल गया हमको, जैसे अगर लिखा है 2x, तो 2x एक टर्म है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं पूछूं ये जो पूरी वैल्यूज है, x अगर यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है या कोई इंटीजर्स है, तो जो 2x का आंसर आ रहा है, जो 2x का क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो किससे डिविजिबल होगा। यानी मैं पूछ दूं 2x किससे डिविजिबल होगा, तो ये हर हाल में किससे डिविजिबल होगा, 2, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगे रहते हैं वो इस बात को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, वो किससे डिविजिबल होगा। यानी अगर मैं 5x लिख दूं तो ये जो पूरी चीज़ है किससे डिविजिबल होगी, 5 से डिविजिबल होगी। उसी प्रकार से अगर 5x² लिखा है तो भी ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। कैसे, आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 3x लिखा है तो ये x से कैसे, ये जो 3x लिखा हुआ है ये 3 से कैसे डिविजिबल होगा। यहाँ पे x का मान कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, मान लीजिए मैंने 7 रख दिया तो 3 × 7 आ गया 21। क्या 21 3 से डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल है। 8 रख दीजिए, 3 × 8 ये जगह 24, क्या ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगे रहते हैं वो इस बात को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा। तो उसी आधार पर हमने इसको लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं, देन a इज इक्वल टू 5k, a इज इक्वल टू क्या, 5k। k कोई कांस्टेंट है, यानी मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 25 ये सब उसकी मल्टीपल है। तो a का मान क्या आ गया, 5k। इसी a की वैल्यू को हम कहाँ, इस इक्वेशन में लाके क्या कर देंगे, रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन एबव इक्वेशन, तो क्या आएगा, 5b² इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। यानी एक स्थान में हमने क्या रख दिया, 5k। यानी 5b² इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25k²। यानी 5 से यहाँ पर 25 डिवाइड हो गया तो b² इज इक्वल टू क्या आ गया, 5k²। 5k², यानी कि यहाँ पे फिर सेम वैसी कंडीशन हमारी क्रिएट हो गई। यानी इसको हम लिख सकते हैं b² हियर, b² इज डिविजिबल बाई 5, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। यानी कि हम देख पा रहे हैं दोनों कंडीशन में देख पा रहे हैं कि a भी 5 से कट रहा है, a भी जो है 5 से कट रहा है, और b भी जो है, b भी किससे कट रहा है, 5 से। इसका मतलब ये हुआ, इट्स मीन दैट 5 is a common factor of A and B। बट हमने माना यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 5 जो है A और B का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने मान के चले हैं कि A और B में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। A और B में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, को प्राइम है। तो चूंकि यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, और हमने माना था कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। इट्स मीन दैट
that our assumption are wrong, then root 5 is not rational. Root 5 is not rational. So root 5 is an irrational. यानी कि रूट 5 क्या आ गया, रेशनल आ गया। क्या आ गया, रेशनल आ गया। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं पूरे क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में रूट 5 को साबित करना था कि ये क्या है, इरेशनल। तो चूंकि हमको इरेशनल के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसको एज्यूम करते हैं रूट 5 क्या है। लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल। और अगर ये रेशनल है और ये अगर रेशनल है तो इसको हम चाहें तो a/v के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को क्या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। वह a और b दोनों क्या होंगे, कोप्राइम्स। क्या होंगे, कोप्राइम। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया। जब ये आया तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर क्या इज डिविजिबल बाई 5। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा। यानी 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब a को क्या करते रहेंगे, काटते रहेंगे। यानी a इज इक्वल टू 5 के थ्योरम 1.1 के हिसाब से। सो 5 के आ गया। अब यही a की वैल्यू क्या हमने ला के पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन द एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, रख दिया। तो जहां a था वहां हमने 5k रख दिया और फिर से सॉल्व किया। फिर वैसे ही एक चीज़ आ गई, यहाँ पे आई तो फिर हम सेम ऐसे ही समझ गए कि ये b स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से, क्योंकि ये पूरा टर्म किससे डिविजिबल है, 5 से। तो b स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी तो 5 से डिविजिबल होगा। यानी हमने देखा कि a 5 जो है a और b दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, तभी तो दोनों में आ रहा है। a और b दोनों में 5 क्या है, कॉमन है, तभी तो दोनों 5 से कट रहे हैं। यानी a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। जबकि हमने माना था कि इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल कंट्राडिक्ट आ रहा है, कंट्राडिक्शन में आ रहा है, कंट्राडिक्शन की सिस्टम को फॉलो कर रहा है। हम जो मान रहे हैं उसका उल्टा आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना है वही गलत है। इसका मतलब ये रेशनल है ही नहीं। जब रेशनल नहीं है तो ये है क्या, इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल। इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। लिखेंगे तो बढ़िया से आपको 4 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर रियल नंबर की वेटेज की बात करें तो ये चैप्टर आपको 6 नंबर देने वाला है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपको 6 मार्क्स ये चैप्टर आपको देगा, हर हाल में देगा। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा 3 + 2 √5। सेम वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है तो इज इक्वल टू p/q। इसके बाद जितने भी टर्म हैं वैसे विदाउट रूट वाले उसको सबको ट्रांसपोज कर देंगे। यानी √5 इज इक्वल टू p/q -3 और बाहर में 1/2 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। अगले दिन सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सब सेम टू सेम है, सिर्फ आपके टर्म के फॉर्म बदले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसको लगाते हैं आप तो ठीक, नहीं लगाते तो ये सारे क्वेश्चन साइड बुक में भरे पड़े हैं। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर लास्ट में। आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये समझ में आपको आ गया तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, एक्सरसाइज 1.2 दोनों को जो है अच्छे से क्या कर लिया, हल कर लिया। अब हम लोग समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और ये जो फैक्टर आता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप अगर लिख दिए 4 का फैक्टर, अगर आपसे पूछ देता है 4 का फैक्टर तो 2 × 2, यानी अब इसके अलावा किसी भी संख्या का फैक्टराइजेशन करने पे
2 इंटू 2 नहीं आएगा। इसी बात को यूनिकनेस कहा जाता है, यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी कि जो संख्या का जो फैक्टर किसी एक संख्या का हो जाता है फिर वो किसी और संख्या का नहीं होता। अगर 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 हो गया तो अब 2 इंटू 3 किसी और का फैक्टर नहीं होगा। इसी को कहा जाता है यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये थ्योरम कहलाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट पढ़ा कि अगर p किसी संख्या को, यानी p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर देती है तो वही p a को भी डिवाइड कर देगी। वही p किसको डिवाइड कर देगी? a को भी डिवाइड कर देगी। हमारी थ्योरम नंबर 1.2 थी। इसके बाद हमने देखा प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी, जिसमें √2 और √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना सीखा। अब हमने आज के क्वेश्चन में लगाया √5 को। आप √2 को प्रैक्टिस कर सकते हैं, √3 को कर सकते हैं, √7 कर सकते हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चन को आप इर्रेशनल प्रूफ करना सीख सकते हैं, देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नहीं आता है तो एक बार फिर से सभी क्वेश्चंस को रिकॉल कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। और इस तरीके से हमने जो है 2 लेक्चर के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को जितने भी प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे और जितने भी प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन थे उसको हमने क्या कर लिया, फेज 1 में कंप्लीट कर लिया। फेज 2 में जितने भी साइड बुक से क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक ही लेक्चर के माध्यम से और उसको तैयार भी करेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू।